आज की कंप्लीट कॉन्वर्सेशन आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, मैं जिनके साथ बैठा हूं, आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोग इन्हें ऑलरेडी पहचानते होंगे। जो नहीं पहचानते उनको मैं बता देता हूं, ही इज प्रॉपर्टी किंग ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ अगर जब हम इनका सोशल पार्ट जानेंगे कि ये क्या कर रहे हैं और इनका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया से डायबिटीज को हटा दिया जाए, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, बाय करने का सोच रहे हैं, लाइफ में कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है या प्रॉपर्टी एज एन एसेट क्लास का कुछ भी गुण जानना चाहते हैं, तो आज की कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। सबसे पहले वेलकम करते हैं सर का। सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। माय प्लेजर। सर, पहला क्वेश्चन ये होगा यहाँ पे, अभी ऑफ लेटली क्या हुआ है, इंडिया में पिछले 10 साल 15 सालों में रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करी है। हमें सभी को पता है, जब हम कवर्स को कंपेयर करते हैं इक्विटीज से या फॉरेन इक्विटीज से, हमें लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत आउट परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ से क्या व्यू है और उस व्यू का कारण क्या है? ज़रूर आपकी बात सही है कि परफॉर्मेंस कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन एक ध्यान में रखा जाए कि रोटी कपड़ा मकान, जब तक लोगों को रोटी कपड़ा और मकान सही तरह से लाइफ लॉन्ग नहीं मिले, तब तक वो कोई भी ऐसी चीज़ को अंडरमाइन करना नहीं चाहिए। आप रिटायर होते हैं, आजकल सब लोग की ज़िंदगी बहुत लंबी रहती है और खुदा न खास्ता अच्छी बात है कि ये लोग की ज़िंदगी ज़्यादा रहे, लेकिन उस उम्र में फिर घर नहीं हो और किराए बढ़ते जाए या घर घर से भटकते जाए कि यहाँ हमें किराए का मकान खाली करना है या कोई प्रॉब्लम हो वो मकान में, या किराए इतने ज़्यादा बढ़ जाए कुछ भी समय पर, क्योंकि कोई कोई एरिया में डेवलपमेंट हो जाती है तो वहाँ किराए डबल ट्रिपल चौगुल भी हो जाता है, जैसे पवई में हो रहा है। तो फिर आप अफोर्डेबल नहीं कर सकते जो घर में आपको आदत हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट हिंदुस्तान में आपको घर लेने के अलावा कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हाँ ठीक है, आपके जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो सही है कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, लेकिन आज की तारीख में जो कम भाव में या कम ब्याज में आपको घर मिल रहे हैं, वो एक्चुअली इट इज़ अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट। नंबर टू, आपको लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में घर के लिए मिल रहा है, और 15-20 साल के लोन कोई भी, जो आज आपके पास नई नौकरी मिली, आप 25 साल के हैं या कोई आईटी की नौकरी है, तो आप घर खरीदेंगे, छोटा घर खरीदिए, 1 स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदिए और आप इंस्टॉलमेंट देते जाइए, आपको 15-20 साल का लोन मिल सकता है। और आज की तारीख में 8.5% में, लेकिन एक साल पहले आप देखा जाए तो 6.5% में आपको मिलता था, और इनकम टैक्स में रिबेट मिल रहा है। तो ये सब आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो ये ओवरऑल देखा जाए, अच्छा मिनिमम इन्फ्लेशन रेट 5-6% है, तो ये भी बात आप देखें कि कल उठ के किराए का भी इन्फ्लेशन हो जाएगा या घर के दाम भी इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये इन्फ्लेशन रिलेटेड है, और ठीक है ये लास्ट 5-6 साल में घर के दाम नहीं बढ़े, लेकिन आप कोई भी गारंटी नहीं दे सकते कि आगे 10 साल में नहीं बढ़ेंगे। लास्ट 1 साल के अंदर 10-12% तो भाव बढ़ गए हैं। मैं हमारे सब जो मकान हम बेच रहे हैं वो 15% पर बढ़ गए, पर एवरेज देखा जाए तो 10% तो हर जगह बढ़ गए। अफोर्डेबल हाउसिंग भी 10-12% बढ़ गए, और मेरे अंदाज से इस साल फिर बढ़ेंगे क्योंकि इनपुट कॉस्ट सब बढ़ गए। तो इसलिए ये कहना कि आप घर नहीं खरीदें, आई थिंक इन फॉर ए इंडियन जो हिंदुस्तानी है उसको एक अन्याय हो जाएगा, और उनको ये राय देते हुए गलत होगा। लेकिन सही है कि आप कुछ बैलेंस कर सकते हैं, इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट्स में भी कर सकते हैं और इसमें भी करने की आवश्यकता है। सर देखिए, इसमें तो आपने जो बिल्कुल बात बोली ना कि 2021 से इक्विटी मार्केट ने बाउंस बैक किया है। मैंने खुद का पर्सनल इन्वेस्टमेंट अच्छा किया और मैंने सबको बताया भी कि मैं खुद भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज उस समय लिक्विडिटी का क्रंच था, तो हमें भाव अच्छे मिल रहे थे। बट एट द सेम टाइम काफ़ी लोगों ने उस समय लोन लेके इन्वेस्टमेंट कर दिया। हुआ ये कि जो उनका लोन का टेन्योर 20 साल का था, वो बढ़ते बढ़ते बिकॉज इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है, वो 27 साल हो गया। तो वो क्या करे, उन्हें तो लग रहा है कि मैंने तो कुछ कम हो जाएगा, 1 साल के अंदर ये ब्याज भी कम हो जाएंगे। फिर ये तो शॉर्ट पीरियड इंटरनेशनल यूक्रेन रशिया वॉर के कारण ये ब्याज का भाव बढ़ गया, और फेड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, और हम मैच करना ज़रूरी पड़ी है। तो इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी जो गवर्नर साहब किया है, वो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मोर मनी फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द कंट्री, उनको ये ब्याज बढ़ाना पड़ा।
लेकिन ये फिर कम हो जाने वाला है, क्योंकि नाइदर कैन द वेस्टर्न कंट्रीज अफोर्ड नॉर कैन वी अफोर्ड, कि इतना ज़्यादा ब्याज हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली तो ये कम होगा। अब देखिए ना, अमेरिका जैसे देश में, यूके जैसे देश में रिसेशन हो गया है, वो ब्याज बढ़ा है इसके कारण हुआ है। तो ये इन्फ्लेशन, आप वो लोग समझ रहे हैं कि हम ब्याज बढ़ा रहे हैं तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, और उनकी इकोनॉमी ये कर सकती है। लेकिन हमारे यहाँ इन्फ्लेशन कम नहीं होने वाली ब्याज के कारण। ब्याज कम ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ता है हिंदुस्तान में, क्योंकि इट इज़ बिकमिंग अ कॉस्ट टू द कंपनी एंड मैन्युफैक्चरर। तो हम बोल रहे हैं कि एक लिमिट होती है, उसके बाद में मॉनेटरी पॉलिसीज हैव अ नेगेटिव इफेक्ट टू द मार्केट। उल्टा है, आपका कॉस्ट ऑफ इनपुट्स बढ़ जाते हैं। इसलिए हमारा सुझाव हम रहा है सरकार को कि मॉनेटरी पॉलिसी की एक सीमा होती है, लेकिन आरबीआई की ताकत में मॉनेटरी पॉलिसी है, तो फिस्कल पॉलिसी जो सरकार के हाथ में, उसको ज़्यादा यूज करना चाहिए अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द इकोनॉमी टुडे। तो फिर अगर अपन सरकार की बात कर ही रहे हैं, बजट 2023 अभी जस्ट आया, क्या ओपिनियन है उसको लेके, स्पेशली रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास एंड इक्विटी एज एन एसेट क्लास? आई थिंक गवर्नमेंट इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स द इक्विटी साइड, और उनको जो बेनिफिट दे रहे हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट दिया है। रियल एस्टेट को कम बेनिफिट दिया है, लेकिन उन्होंने कॉम्पेंसेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो आप देखें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर 35 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे बन रहे। मुंबई देखिए, हमारे पास वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे और हार्बर लाइन 190 किलोमीटर 60 साल से थे, और अभी 4 साल के अंदर हम 330 किलोमीटर ऐड करने वाले मेट्रो। क्रॉस हार्बर ब्रिज देखिए, 22 किलोमीटर तो दरिया के ऊपर है, और वो वहाँ जाएंगे तो हमें इतना जमीन मिलेगा जितना इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ मुंबई इज एम्प्टी एट पनवेल टू करजन। तो ये सब आप देखा जाएगा, तो वाइल नॉट गिविंग मोर टू द रियल एस्टेट सेक्टर डायरेक्टली, हाउसिंग सेक्टर, उन्होंने दो बातें अलग की है। फर्स्ट, के पीएमएवाई स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दिया है। 1.1 करोड़ घर बनने वाले हैं इन दी अफोर्डेबल सेक्शन, विच इज गॉट क्रॉस सब्सिडी 37,000 करोड़ रुपीज उसमें डाला है। यहाँ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, सब किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर में, शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर में, टीयर 2 टीयर 3 टाउन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ रुपए है। वो तो कम नहीं है। ये सब इनडायरेक्टली रियल एस्टेट को बेनिफिट ज़्यादा करेगा, क्योंकि रियल एस्टेट पहले क्या होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में आते थे, और पहले मकान बच जाते थे, उसको पानी नहीं, रोड नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। आज की तारीख में उन्होंने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस, इंडस्ट्री, सब बैलेंस बजट रहा है। तो इसलिए वो ज़्यादा जो हम मांग रहे थे रियल एस्टेट में, उन्होंने नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली जो बेनिफिट हुआ है वो बहुत बड़ा है। सर देखिए, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि अब मैं आपके माइंड में डीप डाइव करने की बड़ी इच्छा कर रही है कि आप खुद अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं। जब आप अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएं ना सर, उसका साइज़ ही बताइएगा। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल पता है आपके पवई का साइज़ क्या है और पनवेल का आप कहाँ तक पहुँच गए हो, आप भी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाते जा रहे हैं। प्लस आपने अभी तक जो वेस्टर्न लाइन है उसको टच भी नहीं किया। तो ऐसा क्या माइंडसेट है और आप क्या देखते हो कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले? मेरा दिमाग थोड़ा उल्टा चलता है, जो मार्केट चलती है उससे अलग रहता है। जब लोग छोटे मकान बनाते थे, मैं बड़ा बनाता था। जब लोग बड़े बनाने गए, मैं छोटा बनाना रहा। जब लोग वेस्टर्न रेलवे में कभी काम नहीं करते थे, मैं वेस्टर्न रेलवे साइड में किया है काम, मलाड में किया है, कांदीवली में किया है, पारला में किया है। कोई नहीं, ईस्टर्न साइड में कोई नहीं करता था, तो मैं ईस्टर्न साइड में चले गया। जो थाना गोटबंदर रोड पर एक ही बिल्डर और था, और मैं गया वहाँ जब मैंने शुरुआत की। आज की तारीख में वहाँ 42 बिल्डर्स हैं, बड़े बड़े सब बिल्डर्स वहाँ पहुँच गए, तो मैं पहले गया। अभी पनवेल में मैं स्टार्ट किया हूँ, तो वहाँ मैं एक अकेला था। आज 5 बड़े बिल्डर हैं, गोदरेज साहब हैं, अदानी साहब हैं, वाधवान जी हैं, इंडिया बुल्स हैं, मैराथन है, कल्पतरू है, ये सब आ गए। तो हम हमेशा वो एक लीप इन द डार्क करते हैं, और लीप इन द डार्क के पीछे बाद में सब लोग आ ही जाते हैं। तो एक आदत पड़ गई है कि नए नए जगहों को खोजना, जहां हम समझते हैं कि फ्यूचर डेवलपमेंट हो।
आज की डेवलपमेंट यहाँ होगी, लेकिन कल की डेवलपमेंट कहाँ होगी वो हम स्टडी करते हैं, और उस हिसाब से हमने पवई या थाने या पनवेल या अलीबाग या खंडाला या चेन्नई, जो भी हमने पूना, हमने जो चुना, गिफ्ट सिटी हमने पहले बनाए। प्राइम मिनिस्टर उस समय मुख्यमंत्री थे, तो हमने वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एक SEZ में पहले पहले मकान मैंने बनाए। अभी तो उधर 100 मकान बन रहे हैं। तो इसलिए देखा जाए कि हमारी एक आदत है कि कुछ नए जगह को खोजना, और फिर उसके बाद में पूरे पब्लिक आते रहते हैं। तो सर आपका ये पवई वाले का साइज और थाने वाले का और पनवेल वाले का साइज क्या है टाउनशिप का? तो पवई 250 एकड़ है, और थाना 350 एकड़ है, और पनवेल 500 एकड़ है। सर तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि पवई सबसे सेफ एरिया था, वहाँ पे सबसे छोटा टाउनशिप है, जैसे जैसे हम दूर डिफिकल्ट एरिया में जाते जा रहे हैं आपकी टाउनशिप का साइज बढ़ते जा रहा है और रिस्क बढ़ती जा रही है, चाहे हम माने ना माने। जिस जमाने में मैं पवई खरीदा ना, तो कोई लोग 10 एकड़ भी नहीं खरीदते थे, तो हमने 250 एकड़ खरीदे। अभी लोग 100 एकड़ खरीदते हैं, तो हम 500 खरीदते हैं। तो इतना ही अंतर है, लेकिन वैसे नहीं है। हम वैसे देखते हैं कि जहाँ अपॉर्चुनिटी रहे और फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी रहे। देखिए पनवेल की जगह हम जब किया था तभी क्रॉस हार्बर ब्रिज नहीं था, तभी नई एयरपोर्ट नहीं था, साइन पनवेल एक्सप्रेसवे नहीं था, वहाँ की जो फ्रीवे एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी जो है वो नहीं था, नैना का डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, नवी मुंबई का वो सेक्टर बना नहीं था जो पनवेल के बगल में है। वहाँ एक नए रेलवे लाइन आ रही है, सबअर्बन रेलवे लाइन, जो अब VT से लेके छत्रपति शिवाजी स्टेशन से लेके पनवेल तक है। वो अभी पनवेल से करजत जाएगी, जो हमारे टाउनशिप के सामने एक स्टेशन आ जाएगी। तो ये हम फ्यूचर डेवलपमेंट देखने के बाद स्टडी करने के बाद हम ये जगह चुनते हैं, और उस समय चुनते हैं जब कोई वहाँ जाने का कोई विचार ही नहीं करते। लेकिन अब सब लोग आ रहे हैं, तो अच्छा है, हमें कंपनी मिल रही है, और साथ साथ में हम लोग सब लोग एक नए डेस्टिनेशन को बना सकते हैं। सर आपके हिसाब से जो रेरा आया है ये अच्छा है बुरा है, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और एज अ यूजर, एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एक एज अ आम आदमी मुझे क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं, स्पेशली जब मैं रेरा को चेक कर रहा हूँ? तो नंबर 1 बात है कि जो ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे कैपिटल मार्केट्स में है सेबी का, या बैंकों की तरफ या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए RBI की है, वैसे ही रेरा है हमारे रियल एस्टेट में। उसका कोई पॉजिटिव मायना रहता है, क्योंकि हम जब कस्टमर्स को देखते हैं तो वो क्या है, लेकिन सिचुएशन एक ही होता है कि यू कैन मूव टू द अदर एंड ऑफ द पेंडुलम। यू हैव टू सेफगार्ड द डेवलपर, यू हैव टू सेफगार्ड द इन्वेस्टर, यू हैव टू सेफगार्ड द कस्टमर। लेकिन इसमें सरकार को भाग नहीं लिया है। सो द पावर ऑफ द रेगुलेटर इज नॉट टू कॉल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो सैंक्शन प्लान करते हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत है, और उन्होंने नहीं किया। हमने सिफारिश की है केंद्र सरकार को कि उनको ये एक्ट में परिवर्तन लाना है, जहां सरकार को भी बुला सके, सरकार के डिपार्टमेंट्स को बुला सके, क्योंकि काफ़ी पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है वो प्लानिंग अथॉरिटी वगैरह में है, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो डिले हो रहे हैं या कोई अड़चन आती है, वो जैसे रेगुलेटर हम डेवलपर को बुलाते हैं या जो कंप्लेनेंट को बुलाते हैं, वैसे ही सरकार के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बुलाने की आवश्यकता है। तो हमने सिफारिश की है और होप कर रहे हैं कि ये भी आ जाए। तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म मस्ट बी इक्वल टू ऑल। सो अभी आपके हिसाब से थोड़े से वहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है? इम्प्रूवमेंट तो हर चीज़ में चाहिए, रेगुलेटरी सेबी का हो या सेंट्रल बैंक हमारे जो RBI के हो, या कोई भी रेगुलेटर, कोई टेलीकॉम का हो, कोई भी रेगुलेटर हो, उसमें प्रगति तो करनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, डिफरेंशियल बताना चाहिए। टेक्नोलॉजी आ रही है तो सिस्टम्स भी अलग आते हैं। तो मेरे अंदाज से ये डेवलपमेंट बहुत पॉजिटिव है रेरा की। हाँ, कुछ खामियां हैं, कुछ अड़चने हैं, और वो अड़चने को हम डिस्कशन डायलॉग से उसको उतार सकते हैं। लेकिन जो पुअर इन्वेस्टर्स हों उनको कैसे संभाला जाए, वो रेरा जरूर करती है। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी ला रही है। तो ऐसे नहीं है कि मैं झूठ बोलूं आप सच बोलें और मैं फ़ायदा ले लूं, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो एक रेरा की माध्यम से ट्रांसपेरेंसी के कॉलम
एक इक्वालिटी पूरे मार्केट में आई है। और दूसरी बात है, जो लोग डिलीवर करते हैं, अच्छा काम करते हैं, जो ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, उनको ज़्यादा फायदा हो गया, क्योंकि उनकी ऑनेस्टी के कारण और उनकी ट्रांसपेरेंसी और डिलीवरी के कारण लोग उनके पास अभी आकर्षित है। जो झूठ बोलता है वो पूरा वो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जिसके प्लान पास नहीं हुए वो बेच नहीं सकते। अब डेवलपर्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और अभी वो जो एजेंट्स हैं, चैनल पार्टनर्स के लिए भी काफ़ी कानून आ रहे हैं, दूसरे भी आ रहे हैं, अभी उनको एजुकेशन भी देना है। तो ये सब हमेशा रेगुलेटरी मैकेनिज्म अड़चनित होते हैं, लेकिन उनका मकसद सही होता है, तो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट होते जाएंगे। सर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, अभी एज एन इंडियन हम लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, मेरा घर बाय करना मेरा सपना होता है, पर क्या सेकंड होम का हमें सोचना चाहिए एज अ इन्वेस्टमेंट, हार्डकोर इन्वेस्टमेंट? देखिए घर इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो मेरे रहने की जगह है, वो तो मेरी पर्सनल नीड को पूरा कर रहा है। सेकंड इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? सो देखिए, पहले जो हम इन्वेस्टमेंट करते थे 15 साल 20 साल पहले की बात है, तो लगभग हाउस वाज इक्वलेंट टू 10 इयर्स इनकम, तो वो सहन होता नहीं था, और उनकी रीपेमेंट कैपेसिटी ये वो इनेट कैपेबिलिटी नहीं थी। आज की तारीख में इट इज़ अबाउट 4 इयर्स इनकम, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 इयर्स इनकम, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। मुंबई जैसे शहर में ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन एवरेज आप हिंदुस्तान में कोई भी हाउसिंग फाइनेंस या बैंकिंग कंपनी को पूछें तो लगभग दैट हैज़ कम डाउन। सो द कैपेसिटी टू हाउस बाय नाउ ऑल ओवर द कंट्री हैज़ गॉन अप। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि एवरीवन हैज़ बीन मेड केपेबल। दूसरी बात है कि बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ माइग्रेटरी वर्कफोर्स, रेंटल हाउसिंग इज नाउ बीइंग पुश्ड, और उनकी भी साधने इनकम टैक्स में नहीं दिए इस साल भी, लेकिन हम चाहते हैं कि उसमें कुछ राहत देंगे तो इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल। अभी आप देखिए, आप बोल दें इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, पूरे विश्व के जितने भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ब्रुकफील्ड हो, ब्लैकस्टोन हो, सीपीबीआईबी हो, जिसके पास 100 बिलियन प्लस डॉलर्स उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, उनका 5%, 10%, 15% पोर्टफोलियो हिंदुस्तान में रियल एस्टेट में डाल रहे हैं। क्यों? आप बोल रहे हैं कि रिटर्न नहीं है। वो लोग कोई बेवकूफ है कि वो हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें और दूसरे उनको पूरा विश्व मिल रहा है, न्यूयॉर्क मिल रहा है, सबको जगह मिल रहा है, लेकिन वो हिंदुस्तान में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कमर्शियल रियल एस्टेट में जो रिटर्न है वो 7-8% है। हमारे जो रियल एस्टेट रेजिडेंशियल में है अभी 1 to 3% है। इसको जब तक आप टैक्स में रिलीफ नहीं देंगे या डिडक्शन नहीं देंगे, वो इन्वेस्टर के लिए इतना मायने नहीं रखता। ये एक चेंज कर दें तो ये सब जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वो भी हाउसिंग में रियल एस्टेट में करेंगे। अमेरिका में दोनों में करते हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ कमर्शियल में करते हैं। क्यों? इसका कारण यही है कि ROI, जस्ट नाउ ROI इज नॉट हाई इनफ। वो भी हो सकता है। सो यू हैव टू डेवलप अ मार्केट टू मेक इट अट्रैक्टिव, और यू डू इट। अभी देखिए ना, रीट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सरकार ने बेनिफिट्स दिए। वो बेनिफिट्स आप हाउसिंग में दीजिए रेंटल पर, तो ये सब जो कंपनीज हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेजिडेंशियल में भी इन्वेस्ट करेंगे। ये सरकार के मन में आना चाहिए कि ये कौन सा क्षेत्र पर ज्यादा करना चाहिए। आपकी बात सही है, कंपेयर टू कमर्शियल रेजिडेंशियल इज गिविंग लोअर रिटर्न्स। तो आप जो एडवाइस कर रहे हैं आपके कस्टमर्स को कि यू डू इन कमर्शियल मोर देन रेजिडेंशियल इज ऑल राइट, बट वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर एंड डोंट एवर फॉरगेट, resale of residential you can do in any market. मार्केट डाउन भी होगा, 10% डाउन है तो आप बेच सकते हैं। कमर्शियल में ऐसी बात नहीं है, जिस दिन कमर्शियल नहीं बिके ना, वो नहीं बिकेगा। सो बिकॉज कमर्शियल इज अ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ मार्केट, सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क एपेटाइट। इफ यू हैव अ गुड रिस्क एपेटाइट, डू कमर्शियल, बिकॉज डाउन मार्केट भी जाएगा, खाली भी रहेगा, तो बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी। But if you don't have that capability, I would invest into residential real estate. Though the return is low, the appreciation and liquidity of a residential is 100 times higher than the commercial.
मैं ना आप सबसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी जो ये कॉन्वर्सेशन हुई है और ये आंसर हुआ है ना, इसको एक बार वापस सुनिएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, बिकॉज आई पर्सनली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, तो मुझे समझ आ रहा है कि सर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप अभी तक नहीं करते तो ये पॉइंट वापस सुन लीजिएगा, आपको मजा आएगा सेकेंड टाइम में और भी ज्यादा। सर, रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट से आगे चलते हैं। नाउ यू आर 70 प्लस, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट्स है, प्रॉपर्टीज है, आपने कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी डेवलप करके दी है, टाउनशिप डेवलप की है, हजारों लोग आपके साथ रुके हुए हैं। व्हाट नेक्स्ट फॉर यू? आपको मोटिवेट क्या कर रहा है आज के दिन? लिस्ट बहुत लंबी है हाँ, लेकिन बिगिनिंग एक शुरुआत करते हैं। आज की तारीख में हमारी कंपनी, मेरे बेटे की लीडरशिप में हम डेटा सेंटर्स कर रहे हैं। हम एक प्लेटफॉर्म किया है कमर्शियल और वेयरहाउसिंग का, ब्लैकस्टोन 50-50 पार्टनर है। तीसरी बात, हम गैस पाइपलाइंस कर रहे हैं। सो लिक्विड नेचुरल गैस को इंपोर्ट करके हमारे ग्रिड में डालते हैं। तो ये 3 नए नए आइटम्स रियल एस्टेट के अलावा में हमारा कंपनी कर रहे हैं, हमारा बेटा उसमें लीडरशिप ले रहा। और अलग अलग जो हम काम करते हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट में काफ़ी काम कर रहे हैं, बहुत सालों से उसमें हम ध्यान दे रहे हैं। सो दिस इज द कमर्शियल साइड ऑफ आवर ग्रोथ ऑफ बिजनेस इन ए डिफरेंट, ऑफ कोर्स रियल एस्टेट हम ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये नए नए लाइंस हमने शुरुआत की। फिर भी आपके लिए जब आप सुबह उठ रहे हैं, आपका क्या वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है उस दिन काम करने का? बिकॉज हम देखते हैं 60-65 पे हम रिटायर हो जाते हैं, हम सोचते हैं हम रिटायर करेंगे, अच्छे से रिलैक्स करेंगे, मजे करेंगे। आप अभी रिटायर नहीं, आप एक नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो, तो व्हाट इज दैट ड्राइविंग फोर्स? द ड्राइविंग फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड ए ह्यूमन बीइंग। एक कोई भी एनिमल होता है ना, तो वो जन्म करता है, वो खाना खाता है, सो जाता है, या प्रोक्रिएट करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, यही करता है। उसके अलावा तो जानवर का कोई मायने नहीं रहता जिंदगी में। जब हम, ईश्वर ने हमें बनाया है, तो हमने दिमाग बनाया है, दिल बनाया है, विजन बनाया है, कैपेबिलिटी दी है टू डू मच मोर। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी जिंदगी मुझे दी है, जैसे आपने कहा 70 प्लस हो गया, आज मैं 73 होने वाला हूँ मार्च में, तो हम यही समझते हैं कि ईश्वर ने मुझे 73 क्यों दिए? क्यों नहीं जैसे हमारे कोई स्टाफ मेंबर 42 में गुजर गए कोविड के समय पर, मुझे 30 साल एक्स्ट्रा दिए। तो वो 30 साल इसलिए एक्स्ट्रा दिए कि मैं कुछ करूं, बिजनेस में करूं, पर्सनल लाइफ में करूं, सोशल लाइफ में करूं, चैरिटी के लिए करूं, स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन, इस सब में जितना भी करूंगा उतना कम है, क्योंकि हर एक दिन मेरे लिए बोनस है। और जितना भी बोनस लाइफ मुझे मिलता है ना, तो उसको कैसे पूरा निचोड़ के यूज किया जाए वो बेटर रहता है। वाओ, आई थिंक ये एक बिल्कुल हाई नोट पे हम आज कंप्लीट डिस्कशन को क्लोज करते हैं। अगर अभी भी आपके रियल एस्टेट के रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। सर, आपका आखिरी आंसर ना, मैं आगे और कुछ नहीं पूछ सकता हूँ, वो एकदम कंक्लूजन था। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग दिस, मीन्स अ लॉट टू मी। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। मुझे आया आपसे बात करते हुए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।